नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल राजपुरे स्वागत करता हूँ विपुल एजुकेशन के इस क्लास में आप सभी का। दोस्तों, आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत भाग 1 सत्र 2023-24 के लिए पाठ नंबर 1 औपनिवेशिक भारत सत्य शोषण का काल का 5वीं क्लास है। ये 4 क्लास हमने पहले अपलोड की, नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में चारों के लिंक मिलेंगे। आज जो है इसकी अंतिम क्लास है। फिर आप कमेंट कर देना। हम जो है इस बार, वैसे तो इसके प्रश्नोत्तरों का वीडियो मैंने बनाया हुआ है, लेकिन इस बार हम आपके लिए एक नया चेंज करके लाएंगे, तो आपको जल्दी वो चेंज देखने मिलेगा प्रश्नोत्तरों में, आप देखना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जो भू राजस्व व्यवस्था है पिछली क्लास में हमने पढ़ी थी, उनके क्या दुष्परिणाम निकले वो देखते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं कृषि का व्यवसायीकरण, यानी कृषि का व्यवसाय कैसे हो गया। 19वीं ईस्वी के बाद भारतीय कृषि में एक और परिवर्तन था, वह था कृषि का व्यवसायीकरण। यानी पहले कृषि व्यवसाय नहीं थी। लोग जो है पहले कृषि को सिर्फ और सिर्फ जीवन यापन का, यानी अपनी ज़रूरत के लिए ही वो लोग खेती करते थे। यानी वो खेती मतलब फसलें बेचते वगैरह नहीं थे, सिर्फ जीवन यापन के लिए अपनी खेती करते थे। लेकिन 19वीं ईस्वी के बाद इसमें व्यापारिककरण हो गया। जैसे इस समय तक कृषि एक जीवन यापन का माध्यम थी, न कि व्यापारिक वजह से। लेकिन अब कृषि पर क्या हो गया, होने लगे व्यापारिक प्रभाव आने लगे। कुछ विशेष फसलों का उत्पादन ग्रामीण व आमजन के उपभोग के लिए नहीं, अपितु राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय मंडियों के लिए लगा। यानी कुछ विशेष ऐसी फसलों का उत्पादन किया गया जो ग्रामीण और जो आमजन है उनके उपभोग के लिए नहीं, बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंडियों में बेचने के लिए होने लगा। चाय, रबड़, कपास, पटसन, मूंगफली, गन्ना, तंबाकू जैसी व्यावसायिक फसलें अब अनाज के स्थान पर अधिक लाभदायक सिद्ध होने लगी। यानी अंग्रेजों ने क्या किया कि इन फसलों का जो है व्यवसायीकरण करने, इनको ज़्यादा बोआने के लिए किसानों को और सब पर कहा कि भाई इनको ज़्यादा से ज़्यादा बुआई कीजिए, अनाज के स्थान पर ये ज़्यादा लाभदायक होने लगे। किसके लिए? अंग्रेजों के लिए। व्यावसायिक कृषि में भूमिकर अत्यधिक होने के कारण कृषक प्राय भूमिकर नहीं दे पाता था और उसे साहूकारों का सहारा लेना पड़ता। व्यावसायिक जब कृषि करते हैं, मतलब जैसे कोई भी व्यावसायिक फसल की, चाय की, रबड़, कपास, पटसन, तो उसकी क्या थी, कृषि में भूमिकर ज़्यादा था, क्योंकि उसकी जो खेती थी उसका टैक्स ज़्यादा था, इसलिए वो टैक्स नहीं दे पाता था। इसलिए वो क्या करता, साहूकारों का सहारा लेना पड़ता। परिणाम स्वरूप उन्हें अत्यधिक ब्याज देना पड़ता, क्योंकि वो जितनी फसल लेते मतलब जो रकम देते उससे ज़्यादा उसे ब्याज देना पड़ता। अतः कृषि का व्यवसायीकरण भारतीय किसान के लिए ऋण का दुष्चक्र साबित हुआ, क्योंकि कृषि का जो व्यवसायीकरण है वो भारतीय किसानों के लिए एक बुरा चक्र, एक ब्याज का चक्कर साबित हुआ। इस व्यवस्था से अनेक बिचौलिए पनप गई। मतलब बिचौलिए क्या होते हैं, जो मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और इनके बीच में जो मतलब बीच बीच में जो है काम करते थे। इससे किसान गरीब, जिससे किसान और अधिक गरीब होता चला गया। फिर आती निर्धनता में वृद्धि कैसे हुई। भूमि लगान में लगातार वृद्धि और फसल की सही कीमत नहीं मिलने से भारतीय किसानों की आर्थिक स्थिति ब्रिटिश काल में खराब होती चली गई। एक तो भूमि पर टैक्स ज़्यादा था, फसल की सही कीमत नहीं मिल रही, तो भारतीय जो किसान थे उनकी आर्थिक स्थिति और खराब हो गई। साथ ही ब्रिटिश काल में क्या पड़े, अकाल पड़ा, बाढ़ आई, भूकंप आई, अन्य प्राकृतिक आपदा, किसानों की स्थिति बद से बदतर हो गई। फिर आता है ग्रामीण ऋण बोझ में वृद्धि। मतलब ग्रामीणों के ऊपर जो ऋण, जो टैक्स था उसमें ब्याज था, उसमें वृद्धि लेने लगी। अधिकांश किसान लगान के लिए महाजनों और साहूकार से ऋण लेते हैं। इसी वजह से ऋण के जाल में वे फंसते चले गए, क्योंकि उन्हें बार बार ऋण देना पड़ता है, इसलिए वो फंसते चले गए। और ब्रिटिश काल में भारतीय कृषकों के साहूकार का ऋण एक बहुत बड़ी समस्या बन गई थी, क्योंकि बार बार ऋण लेते और उन्हें ब्याज चुकाना पड़ता। मेक लेगर ने इस कर्ज को लगभग 300 करोड़ रुपए अनुमानित किया था। कि मतलब मेक लेगर ने कहा था कि ये करोड़, ये जो कर्ज था किसानों के द्वारा जो साहूकार से लिया था, वो लगभग 300 करोड़ रुपए था। फिर है चौथी व्यवस्था, तीनों भू राजस्व व्यवस्था में किसानों को वास्तविक रूप से भूमि का मालिक नहीं माना गया। यानी तीनों जो व्यवस्था थी, चाहे स्थायी बंदोबस्त हो, महलवाड़ी हो या रैयतवाड़ी, इनमें किसान को जो है जमीन का एक्चुअल वास्तविक मालिक नहीं माना गया। हालांकि रैयतवाड़ी व्यवस्था में यद्यपि उसे भूमि का स्वामी माना गया था, लेकिन भू लगान अत्यधिक होने के कारण उसकी भूमि गैर कृषकों के पास स्थानांतरित होने लगी। यानी रैयतवाड़ी व्यवस्था जो थी उसमें किसान को माना गया कि भूमि का स्वामी है, लेकिन वहाँ पर लगान टैक्स ज़्यादा था, तो उसकी जो भूमि है, जो गैर किसान थे, मतलब जो खेती नहीं करते, उनके पास चली गई। इस कारण इस ब्रिटिश काल में भूमि का मालिकाना हक है कृषक से गैर कृषकों स्थानांतरित हो गए। यानी इस समय जो किसान नहीं थे उनके पास किसानों की जमीन चली गई। पांचवा कारण था भूमि के लगान को स्थिर मूल्यों पर लागू कर यह तय कर दिया गया कि चाहे पैदावार हो या ना हो, जो भूमि लगान तय कर दिया हुआ है उसे देना ही होगा। वो तो फिल्म आपने देखी होगी, लगान फिल्म, जहाँ पर वो कहते हैं कि भी खेत इस साल बारिश नहीं हुआ तो टैक्स माफ़ कर दो, तो उन्होंने
वो शर्त रखते तो वही यहाँ पर वही सिचुएशन यहाँ पर थी कि भी आपकी खेती में दाना उगे ना उगे, हमें तो हमारा टैक्स मिलना चाहिए, ये अंग्रेज़ों ने कर रखा था। भारत में जहाँ अधिकतर कृषि क्षेत्र जो है मानसून पर आधारित थी और जिससे कृषि उत्पादन भी निश्चित नहीं था कभी कि कितनी फसल होगी कितनी नहीं होगी, अतः लगान की अनिवार्यता से भारतीय कृषकों को निर्धनता व कर्जे के जाल में फंसा दिया। छठा कारण था ब्रिटिश सरकार की शोषणकारी नीतियों के फलस्वरूप अकाल का जो है प्रकोप बढ़ गया। 1765 से 1855 भारत में कुल 12 अकाल पड़े थे। दुर्भाग्य इस समय खाद्यान्न का एकदम अभाव हो गया। प्राकृतिक आपदा मात्र नहीं था बल्कि ब्रिटिश शासकों की दोषपूर्ण वितरण व विपणन नीतियों का भी परिणाम था। मतलब जो अकाल पड़े थे वो एक प्राकृतिक आपदा ही नहीं थी बल्कि ब्रिटिश शासकों ने दोषपूर्ण जो वितरण मतलब सामान मतलब जो पैसों का जो वितरण करते थे और जो उनकी जो नीतियाँ थी उसका परिणाम था। राजी रज, रजनीपाम दत्त ने यहाँ तक प्रमाण दिया कि अकाल के दिनों में खाद्यान्नों को निर्यात किया जाता रहा और बार बार के अकालों में मानव मृत्यु दर में वृद्धि के साथ पशु संपत्ति के चारण ने काफ़ी कमी पहुंचाई। यानी जब लगातार अकाल पड़ रहे थे तब भी जो ब्रिटेन व के यहाँ से खाद्यान्न को बाहर भेज रहे थे, मतलब भारतीयों को नहीं परवाह नहीं थी। और मानव मृत्यु दर वृद्धि के साथ साथ पशु की संपत्ति की चारे कमी कारण काफ़ी नुकसान हुआ। इस प्रकार मानव संसाधन और पशु संपत्ति पर अकाल का बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। अब आती है ब्रिटिश काल में हस्तशिल्प कला का पतन कैसे हुआ। 19वीं सदी के दौरान भारतीय हस्तकला और शिल्प का उद्योग बहुत तेजी से पतन हुआ। यानी 19वीं सदी के दौरान जो भी भारत के हाथ के कारीगर थे उनकी जो शिल्प कला थी उसका पतन भी हुआ। इसका मुख्य कारण था भारत में मुक्त ब्रिटिश व्यापार के प्रारंभ, यानी एकदम खुला व्यापार जब भारत में ब्रिटिशों को प्रारंभ हो गया तो इस कारण ये हस्तकला लुप्त हो गई। इसी कारण से सॉरी इसी कारण से ब्रिटेन से सस्ती औद्योगिक वस्तुओं का भारत में आयात बढ़ गया। क्या हुआ कि ब्रिटेन से जो सस्ती औद्योगिक वस्तु थी वो भारत में आई। इसके साथ ही भारत में निर्मित वस्तुओं पर ब्रिटेन में भारी आयात शुल्क लगाए। साथ ही भारत से जो निर्मित वस्तु ब्रिटेन में जाती उस पर भारी आयात शुल्क यानी टैक्स लगाया गया, जिससे भारतीय वस्तु इंग्लैंड में महंगी हो गई और कारखानों में निर्मित वस्तुओं से वह प्रतिस्पर्धा में भी नहीं टिक पाई। देखो इसका सिंपल एग्जाम्पल ये है कि यहाँ से जो चीज़ इंग्लैंड जाती ना उस पर उन्होंने इतना टैक्स लगा दिया कि वो बहुत ज़्यादा महंगी हो, और वो यहाँ पर जो चीज़ लाते ना उस पर कोई टैक्स नहीं था, नाम मात्र का ही टैक्स था। भारत में हस्तशिल्पकारों का संरक्षण देसी राजाओं जमींदार और सामंतों द्वारा किया जा रहा था क्योंकि यही वर्ग इनके द्वारा निर्मित वस्तुओं को भोगता था। यानी भारत में जो भी शिल्पकार थे उनका संरक्षण कौन कर रहे थे, यहाँ के जो राजा जमींदार और सामंत थे वो कर रहे थे। जैसे जैसे ब्रिटिश शासन का भारत का विस्तार हुआ वैसे वैसे ये वर्ग समाप्त होता चला गया। मतलब ये जो शिल्प ये उनका जो मतलब जो सहायता कर रहे थे राजा वो भी उनकी सहायता नहीं कर रहे थे। अतः हस्तकला शिल्प जो संरक्षण और उनकी जो निर्मित वस्तुओं का बाजार है वो बिल्कुल समाप्त है। ऐसी स्थितियों में जो शिल्पी जो कारीगर बुनकर और अन्य हस्तशिल्प में संलग्न लोगों के सामने खेती करने के सिवाय कोई विकल्प नहीं रहा क्योंकि उनको उद्योग नष्ट हो गए, तो अब उनके पास खेती करने के अलावा कोई काम नहीं रहा। भारत में कृषि और उद्योग का जो संतुलन था वो नष्ट हो गया। 1892 से 1921 तक कृषि पर निर्भर होने वाली जनसंख्या 61% से बढ़कर 73% हो गई, क्योंकि पहले लोग उद्योग और कृषि अलग अलग कर रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ कि उद्योग धंधे नष्ट हो गए तो उनके पास खेती करने के अलावा कोई काम नहीं बचा। इस पर भारतीय हस्तशिल्प वर्ग ने आधुनिक सर्वहारा वर्ग का रूप धारण कर लिया। इससे भूमि मजदूर वर्ग औद्योगिक श्रमिक किराएदार कृषक वर्ग में एकाकीपन की भावना पैदा हुई और वे सब एक जैसी समस्या से जुड़े गए। ऐसी स्थिति ब्रिटिश काल से पूर्व कभी भी नहीं थी। यानी ब्रिटिश काल से पूर्व ऐसी स्थिति कभी नहीं आई थी भारतीय किसानों या इनके ऊपर। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारत के कुछ आधुनिक जो है उद्योग धंधे उनका विकास हुआ, परंतु रोजगार या उत्पादन की दृष्टि से स्थिति विकसित देश के मुकाबले नगण्य थी। मतलब 19वीं सदी के बाद कुछ कारखाने भारत में खुले, लेकिन विकसित देशों के मुकाबले में यह स्थिति कम थी। भारतीय औद्योगिक विकास 19वीं सदी के मूलतः कपास जूट उद्योग और चाय बगानों से मिलता है। 19वीं सदी में जो अंग्रेज जो है ऐसे ही उद्योग बन पा रहे थे, जैसे कपास है जूट चाय बागान, यही उद्योग बन थे। 1930 के दौरान चीनी सीमेंट और कागज उद्योग पहुंच गए। 1930 के दौरान ये जो थे ये चीनी सीमेंट और कागज इन उद्योगों तक ये व्यवस्था पहुंची। 1907 में जमशेदजी टाटा ने लोहा इस्पात उद्योग का शुरुआत की। यानी 1907 में जो जमशेदजी टाटा इन्होंने लोहा और इस्पात उद्योग की शुरुआत की। इस प्रकार औपनिवेशिक काल में आम जनता के लिए कल्याणकारी कार्यों को नजरअंदाज कर ब्रिटिश सरकार ने अपने फायदे के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था का भरपूर दोहन किया। इसके बाद क्या हुआ कि ब्रिटेन वालों ने जो है भारतीय की जो कोई भी कल्याण की योजना नहीं सोची, सिर्फ अपने फायदा सोचा।
उपनिवेशवाद ने अपने लाभ के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था से जोड़ दिया। यह संबंध मूल रूप से असमानता के सिद्धांत पर आधारित था। मतलब असमानता थी। 18वीं सदी के अंतिम दशकों में ब्रिटिश सरकार ने अनेक भेदभावपूर्ण नीतियां अपनाकर भारतीय व्यवस्था को पूरी रूप से ब्रिटेन अर्थव्यवस्था के अधीन कर दिया। इससे भारत की स्थिति यह बन गई कि कच्चे माल का निर्यातक और निर्मित माल का आयातक देश बन गया। यानी कच्चे माल को तो वो भेज रहा था और निर्मित माल को आयातक बन गया था भारत। 200 वर्षों के औपनिवेशिक शासन के पश्चात जब भारत आजाद हुआ तब तत्कालीन राजनेताओं, प्रशंसकों और नीति निर्माताओं के लिए इन चुनौती से निजात पाना इतने चुनौतीपूर्ण रहा हो गया कि कल्पना ही नहीं की जा सकती है। इन समस्त चुनौतियों के बीच लोकतांत्रिक सरकारों ने लगभग हर क्षेत्र में आधारभूत संरचना विकास के लिए ऐसी योजनाएं तैयार की जिससे वर्तमान विकसित भारत का निर्माण संभव हो सके। तो ये पाठ पूरा हो सके। इसके जो प्रश्न उत्तर हैं उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो ये था आज का वीडियो। पसंद आई तो लाइक शेयर और कमेंट करें। चैनल पर पहले बनाएं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल जरूर सब्सक्राइब, पहले घंटे दबाकर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।